चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। समझ गए क्वेश्चन कि इनमें से बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है? तो बताओ। सही है, ठीक है। तो आप सही ऑप्शन लिखते रहना बस। तो बी एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, और उसका रीज़न मैं बता देता हूँ फटाफट। क्योंकि ये एक क्वालिटेटिव चीज़ होती है, तो हम कभी भी क्वालिटेटिव चीज़ों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद सेकंड है, विच स्टेक होल्डर वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन होगा? वो तो सप्लायर कह रहा है। इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर जो होता है वो बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता है, तो इसीलिए वो देखता है कि क्या वो बिजनेस अच्छा अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड है, द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर इज नोन एज। आप अपने बिजनेस को बेचोगे नहीं, ना ही बंद करोगे। बस एक डी और बोल दो तो ए बी सी डी चारों हो जाएंगे तुक्के। तो कौन सी अजम्पशन होती है जिसमें आप ये सोचते हो कि बिजनेस कभी बेचोगे नहीं? गोइंग कंसर्न, राइट। ठीक है, गोइंग कंसर्न। उसके बाद फोर्थ, द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज। वो कोड याद है? कोड, हाँ बच्चा कह रहा कोड कौन था? IMRC-SAC। ये एक ऐसी अकाउंटिंग प्रोसेस का कोड, न्यूमेरिक कोड लर्न करवाया था। I मतलब आइडेंटिफिकेशन, M मतलब मेजरमेंट, R मतलब रिकॉर्डिंग, C मतलब क्लासीफाइंग, S मतलब समराइजिंग, A मतलब एनालिसिस, C मतलब कम्युनिकेटिंग। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन वाला। ठीक है, तो अपना सही ऑप्शन लिखते रहना, बट डी। उसके बाद फिफ्थ है, परचेज रिफर्स टू द बाइंग ऑफ। जब खाली परचेज वर्ड लिखा होता है तो इसका मतलब आप क्या बाय कर रहे हो? वेरी गुड, गुड्स फॉर रीसेल। तो खाली परचेज का मतलब होता है कि आप गुड्स खरीद रहे हो फॉर रीसेल। उसके बाद सिक्स्थ है, कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स। 4 आइटम्स आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4। द करंट लाइबिलिटी वुड इंक्लूड। तो आपको पहचानना है कि करंट लाइबिलिटी में कौन कौन से आएंगे इन चारों में से। ए बोले तो 3 और 4। प्रीपेड सैलरी क्या है फिर? वेरी गुड। और एक्रूड इंटरेस्ट? वेरी गुड। और शॉर्ट टर्म लोन? लाइबिलिटी। और बैंक ओवरड्राफ्ट? लाइबिलिटी। वेरी गुड। तो लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट लाइबिलिटी है। चलो उसके बाद नंबर 7, कैश डिस्काउंट इज। कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट इज पूछ रहा है। Which is received at the time of making the payment, which is allowed at the time of sale of goods, which is received at the time of purchase of goods, या which is received both at the time of making payment and purchase of goods. 1 and 2 तो है ही नहीं ऑप्शन में गुरुजी। 4 ऑप्शंस हैं, आपको बस ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बताओ। कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। श्योर? तो तुक्का मार रहे हो, हूँ कर रहे हो। चलो ये वाला कौन सा होता है फिर? विच इज़ अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। और ये कौन सा होता है? विच इज़ परचेज ऑफ गुड्स। हाँ,
तो जब हम गुड्स खरीदते या बेचते हैं इस समय जो डिस्काउंट होता है वो ट्रेड डिस्काउंट होता है जनरली, लेकिन जब आप पैसे जल्दी देते हो, पेमेंट करते हो, तब जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो याद रखना, मतलब तुक्का नहीं मारना। तो ए स्टेटमेंट करेक्ट है। चलो ये तो पक्का गलत बताओगे। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, ये वाउचर्स चैप्टर का है, क्योंकि क्रेडिट नोट जो होता है ये एक प्रकार से सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये कब प्रिपेयर करते हैं, ये आप इस अच्छे से लर्न करना, मतलब इसको रट लेना। तो बताओ अगर किसी को पता है। चलो तो ए होगा तो गलत हो गया। बच्चा कह रहा बी होगा। डी डोंकी, मतलब डी फॉर डोंकी। तो क्रेडिट नोट क्या है बताओ? इज प्रिपेयर्ड जब क्या करते हैं हम, किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो देखो ऐसे नाम से याद करो कितना इजी है। क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट का मतलब किसी भी अकाउंट को क्या करते हो आप, क्रेडिट करते हो, तो क्रेडिट नोट प्रिपेयर होता है। चलो 9th, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड थ्रू विच वाउचर। ये भी आपको नहीं पता होगा, वाउचर तो पढ़ा ही नहीं होगा ना आपने। बताओ, मारो फिर तुक्का, किसने अगर पढ़ रखा हो तो। क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, चलो इसको भी याद रखना। जब भी हम क्रेडिट पर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, तो वो हमेशा ट्रांसफ़र वाउचर में ही रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो दो तरह के वाउचर होते हैं मोटा मोटा, कैश वाउचर और एक ट्रांसफ़र वाउचर। तो जब भी क्रेडिट पे कुछ भी बोले, कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोले, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमेशा ट्रांसफ़र वाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद 10th, सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर। सुन रखा है नाम दोनों का? सही। तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स में कैश मेमो भी होता है और इनवॉइस भी होता है। बाकी किसी को इन दोनों का फ़र्क पता है, कैश मेमो क्या होता है या इनवॉइस क्या होता है? सर कैश में होता है जब हम कैश में किसी चीज़ परचेज करते हैं, उसमें जो हम मतलब सेल करते हैं बेसिकली, और इनवॉइस जब क्रेडिट पे सेल करते हैं। हाँ, तो अगर आप उधार पे गुड्स बेचते हो तो जो बिल होता है उसको इनवॉइस बोलते हैं, और अगर आप कैश सेल करते हो तो जो पैसे रिसीव होते हैं तो कैश मेमो होता है। तो ये दोनों सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। चलो ठीक है, तो 10 MCQ ख़त्म। अब 10 ट्रू फॉल्स हैं। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। ए क्रेडिटर वुड यूज एन एंटिटीज फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रेडिट में बी ग्रांटेड टू द फर्म। मतलब समझ आ गया कि कोई भी क्रेडिटर जो है वो हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल रिपोर्ट को चेक करेगा ताकि वो ये देख सके कि हमें क्रेडिट देना है कि नहीं देना। सही है, ट्रू है ना, तो ये ट्रू लिख लेना, एक आंसर ट्रू। उसके बाद बी, ऋषभ ऑफ नोएडा उत्तर प्रदेश सोल्ड गुड्स टू नवीन ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश। इफ रेट ऑफ GST 12%, ऋषभ विल चार्ज CGST एंड SGST 6% ईच। क्या है रीज़न? वेरी गुड। जब हम सेम स्टेट में सेल करते हैं तो GST जो होता है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है, एक होता है CGST और एक होता है SGST, तो ट्रू। उसके बाद सी, एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपेंस की डेफिनेशन चैप्टर 2 में अगर किसी को याद हो तो सोचो। एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। क्या ये बात सही है या गलत है? गुड्स और सर्विसेज के बनाने की कॉस्ट को एक्सपेंस कहते हैं, और रीज़न देना है नहीं और हाँ का। तो चलो एक्सपेंस का डेफिनेशन सुनाओ, किसको याद है? क्या होता है फिर एक्सपेंस?
नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एक्सपेंस कहते हैं। नहीं, क्योंकि एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कौन सुनाएगा? एक्सपेंस की डेफिनेशन ये होती है कि जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उन्हें हम एक्सपेंस कहते हैं। तो ये जो डेफिनेशन दे रखी है उसने, ये वैसे गलत दे रखी है, ठीक है ना, तो फॉल्स है, लेकिन आपको सही भी पता होनी चाहिए, तुक्का नहीं। चलो उसके बाद डी, ए वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। वाउचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे। मारो तुक्का। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वाउचर जो होता है वो एक क्या होता है, एविडेंस होता है, और किसी भी ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले रिकॉर्ड करने से पहले चेक करते हैं कि क्या उसका कोई एविडेंस है कि नहीं, क्या उसका कोई डॉक्यूमेंट है कि नहीं, तो हम चेक करते हैं। चलो ई, द टर्म सेल्स आर यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ गुड्स एंड नेवर यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। बताओ, खाली अगर सेल्स लिखा होगा तो कह रहा है उसको हम हमेशा सेल ऑफ गुड्स मानेंगे और उसको हम कभी भी सेल ऑफ एसेट नहीं मानेंगे। ट्रू। फॉल्स क्यों? यही तो होता है, खाली सेल लिखा होता है तो क्या मानोगे, सेल ऑफ गुड्स, है ना, कभी भी सेल ऑफ एसेट नहीं मानते। उसके बाद एफ, डिफरेंस बिटवीन टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज इज नेटवर्थ। सर ये क्या आ गया, ये कौन से चैप्टर का है? ये अकाउंटिंग इक्वेशन का है। टोटल एसेट्स तो आपको पता ही होंगे कि क्या होता है, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ मतलब हो गया आउटसाइड लाइबिलिटीज़ या लाइबिलिटीज़। तो जब आप एसेट में से लाइबिलिटीज़ माइनस करते हो तो क्या आता है, और कैपिटल का दूसरा नाम क्या है, नेटवर्थ। कैपिटल को दूसरा नाम क्या होता है, नेटवर्थ, और एक और तीसरा नाम भी होता है, वो किसको याद है, ओनर्स इक्विटी। वेरी गुड। तो बताओ फिर ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? ट्रू। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी इज कैपिटल। उसके बाद जी, द अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द एसेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। क्या बिजनेस के एसेट्स का टोटल हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होगा? बताओ। हाँ होगा हमेशा, है ना, ट्रू। उसके बाद एच, बैंक अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के चैप्टर का है, जिसमें आपको 3 तरह के अकाउंट सिखाते हैं, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो बैंक अकाउंट पूछ रहा है कि क्या ये नॉमिनल अकाउंट होता है? तो क्या होता है? रियल नहीं होता, पर्सनल होता है। तो इसका आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने सिखाया था, बैंक जो होता है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ना, कंपनी। तो इसीलिए ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता। बाकी नॉलेज के लिए बताओ, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? जो भी एक्सपेंस होते हैं या जो भी रेवेन्यू होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। उसके बाद आई, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड हैव डेबिट बैलेंसेस। तो बच्चा कह रहा है हमें क्या पता, और रीज़न? वेरी गुड। कैरेज जो होता है वो एक्सपेंस होता है, तो हमेशा याद रखना है आपको, एक्सपेंस जो होते हैं और एसेट्स जो होते हैं, एसेट्स और एक्सपेंस दोनों का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। और
कैपिटल का, लाइबिलिटी का और रेवेन्यू का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो बस आपको ये हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी एक्सपेंस दे रखा होगा तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होगा, या अगर कोई भी एसेट भी दे रखा होगा तो उसका बैलेंस भी हमेशा डेबिट होगा। उसके बाद जे बताओ। चलो, ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अभी थोड़ी देर पहले क्या सिखाया था कि अगर कोई भी क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन होगी तो ट्रांसफर वाउचर के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो अब देखो ट्रू फॉल्स में क्या पूछ रहा है कि ट्रांसफर वाउचर्स आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो नॉन कैश मतलब एक तरह से क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही हो गई, है ना? तो ट्रू। तो वाउचर में हमेशा ध्यान रखना दो ही वाउचर होते हैं, एक कैश वाउचर, एक ट्रांसफर वाउचर। तो कैश ट्रांजैक्शन के लिए कैश वाउचर बनता है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए ट्रांसफर वाउचर होता है, दो ही वाउचर होते हैं। चलो अब कुछ फिल इन द ब्लैंक है चटपटे। बिल्स डैश इज एन अकाउंटिंग टर्म फॉर द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डैश रिसीव्ड बाय द वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। तो सही आपको फिल इन द ब्लैंक पुट करना है। ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है जिसमें हमें अलग अलग टर्म्स सिखाई जाती हैं। श्योर? तो बिल्स रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन डेटर्स रिसीव्ड बाय वे ऑफ एंडोर्समेंट फ्रॉम देम। तो बिल्कुल सही उत्तर है, तो आप लिख लो ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये बिल्स रिसीवेबल की डेफिनेशन है चैप्टर 2 में। उसके बाद 13th, गुड्स यूज्ड फ्रॉम स्टॉक ऑफ द बिजनेस फॉर बिजनेस पर्पसेस आर ट्रीटेड एज, और आर ट्रीटेड एज डैश और बिजनेस, बट सिमिलर गुड्स यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज आर ट्रीटेड एज सी। श्योर? तो अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहे हैं गुड्स तो क्या मानेंगे? एक्सपेंडिचर। लेकिन प्रोप्राइटर अगर पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो क्या मानेंगे? ड्राइंग्स। सही। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद 14, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो ये आपका जो चैप्टर 3 होता है प्रिंसिपल्स वाला, उसमें पूछ रहा है कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल के लिए क्या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ए में लिखा है लॉसेज शुड नॉट बी एंटिसिपेटेड, हाउएवर ऑल द प्रॉफिट्स शुड बी अकाउंटेड। तो यही स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो उल्टा होता है ना, तो लॉसेस जो है हमें उसको बल्कि रिकॉर्ड करना होता है और प्रॉफिट्स जो होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करना होता। तो इसने पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स दे दिया, तो बस आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। तो ए ऑप्शन हो गया आपका आंसर। चलो उसके बाद 15th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो पहचानो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी देख के बता देगा। तो कौन सा है करेक्ट नहीं? सी, क्योंकि इधर है 25,000 और इधर है 10,000 प्लस 10,000, तो यही गलत है ना। 10 और 10 तो 20 हो गए। चलो उसके बाद 16th है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द अजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के हिसाब से अब सोच के बताना है आपको कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल पहले तो मुझे सुनाओ किसको याद है? कौन? हाँ, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल होता है कि जो भी बिजनेस की लाइफ होती है हम उसको छोटे छोटे एक एक साल में डिवाइड कर लेते हैं, और वो एक साल जो होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जनरली होता है। ये होता है। तो अब उस प्रिंसिपल के हिसाब से चारों स्टेटमेंट्स पढ़ के बताओ कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो फर्स्ट में तो लिखा है
मेजर द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस एक्यूरेटली एंड ऑन कंजर्वेटिव बेसिस, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड में लिखा है इट फैसिलिटेट्स अकाउंटिंग प्रोसेस, ये भी गलत हो गया। थर्ड में लिखा है मैच पीरियोडिक रेवेन्यूज विद एक्सपेंसेस फॉर गेटिंग करेक्ट बिजनेस रिजल्ट्स, तो ये सही हो गया, क्योंकि हम अपने बिजनेस के जो रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स मतलब जो प्रॉफिट होते हैं, वो सही तभी निकाल पाएंगे जब हम 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड बनाएंगे। और फोर्थ हो गया कैलकुलेट इनकम टैक्स एंड अदर गवर्नमेंट ड्यूज, ये भी सही है, क्योंकि सरकार आपसे टैक्स जब निकालती है तो वो भी 1 साल का ही टैक्स निकाल कर आपसे लेती है। तो 3 और 4 स्टेटमेंट सही हो गए और 1 और 2 गलत हो गए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन। चलो, तो यहाँ पर 1 मिनट का अंतराल लेते हैं, सांस ले लो लंबी। तो यहाँ तक जितने MCQ करे, डिस्कस करे, सब ओके हो गए। चलो, तो अब एक लंबी गहरी सांस ले लो। अब MCQ ख़त्म। अब आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, मतलब अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है सर, तो फिर मेहनत करेंगे अब हम। तो लिखो आंसर नंबर 17। तो इसमें पूछ रहा है मेंशन द नेम ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो पहले तो बताओ किसको याद है कितने फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं? 3। वेरी गुड। तो अब बोलते भी रहो और बाकी बच्चे लिखते भी रहो, नाम सुनाओ। ठीक है, वेरी गुड। तो लिख लो। फर्स्ट होता है गोइंग कंसर्न, इसका मतलब होता है बिजनेस चलता रहेगा, है ना, और हम इसको बंद नहीं करेंगे। दूसरा नहीं, वो नहीं है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो भी पॉलिसी हम 1 साल फॉलो करते हैं उसको हर साल लगातार फॉलो करते रहेंगे, चेंज नहीं करते। और तीसरी अजम्पशन प्रूडेंस नहीं है, वो तो प्रिंसिपल है। अजम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और नंबर 3 लिखो बड़ा बड़ा एक्रूवल। एक्रूवल का मतलब होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हम तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जब वो हुई, पैसे चाहे बाद में मिले या पहले मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये 3 अकाउंटिंग अजम्पशंस होते हैं, नाम याद रखने। तो आप लिख लो आंसर में 3 होते हैं। चलो, उसके बाद लिखो आंसर नंबर 18। मेंशन एनी 2 आइटम्स विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी 2 ऐसी चीज़ें आपको बतानी है जिसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से। तो बताओ। डेथ ऑफ एम्प्लॉय एक एग्जाम्पल हो गया, और परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। चलो और अच्छा वाला बताओ कोई। परफॉर्मेंस तो फिर भी ये मेजर कर सकते हैं ना थोड़ा बहुत, मतलब कोई ऐसी चीज़ बताओ जो मेजर नहीं हो सकती मनी की टर्म्स में। वो तो होती है ना, लायक एसेट है वो तो। एक ही एग्जाम्पल दिया, वही गलत। गुडविल तो एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी तो वैल्यू होती है। चलो मैं लिखवा देता हूँ, एक लिख सकते हो आप, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। अब आपकी और आपके बॉस के बीच में रिलेशन ख़राब है, लड़ाई होती है, तो ये चीज़ हम मनी मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो जो मनी की टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती। चलो, अब उसके बाद 19 तो मुझे पता है आप गलत ही बताओगे। सुनानी है आपको डेफिनेशन, व्हाट आर करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, तो लिख लो दोज लायबिलिटीज़
which are payable, those liabilities which are payable generally within 1 year। ठीक है, तो याद रखना है, मतलब वो लाइबिलिटीज़ जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, तो उनको हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटीज़। उसके बाद लिखो क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज़ अ पर्सन टू हुम मनी इज़ ओड बाय अ फर्म कॉल्ड? इस आदमी को क्या कहते हैं? नहीं, प्रोप्राइटर होता है वो आदमी जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है। ये पूछ रहा है वो आदमी जिसे फर्म को पैसे देने, डेटर से तो लेने होते हैं, क्रेडिटर। ठीक है, तो याद रखना है। ओके भाइयों, चलो उसके बाद 21, ये तो आप गलत ही बताओगे। What does debit in an asset account signify? तो इतनी गहरी बात आपको कैसे पता? इतनी गहरी बात आपको कैसे पता? सही। तो अगर हम किसी भी एसेट अकाउंट में डेबिट करते हैं तो रूल्स जो था, ये बेसिकली रूल्स वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो एसेट अकाउंट में डेबिट हम तब करते हैं जब वो एसेट इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। तो यही सिग्निफाई करता है, तो आप लिख लो, इट मीन्स इंक्रीज इन एसेट। चलो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे 5 क्वेश्चन, ये 1 नंबर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। चलो ठीक है ना, तो अब यहां तक तो मतलब आप समझ लो, बस हम वो कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे। अब जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली बड़े क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जाम में आपसे 3 नंबर के या 4 नंबर के या 5 नंबर के पूछता है। तो पहले हम करते हैं क्वेश्चन 22 से स्टार्ट। इस क्वेश्चन में लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। तो ये रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट चैप्टर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक टी शेप अकाउंट बनाना है। अकाउंट का नाम है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। तो मेरे साथ चेप चेप के बनाना है या पहले आप खुद कर सकते हो? मेरे साथ चेप चेप के, चलो ठीक है। तो एक ये वाला क्वेश्चन मेरे साथ चेप चेप के कर लो, फिर मुश्किल वाला आपको दूंगा। ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन 22। तो आओ सिखा भी देता हूँ। तो देखो कैसे बनाते हैं। इस पूरे चैप्टर में कोई भी अकाउंट आपको बनाने के लिए आए तो आप पहले एक बड़ा सा टी शेप बना लो। ठीक है, फिर उस बड़े से टी शेप को बनाकर उसको बॉक्स की तरह बंद कर दो। लेफ्ट साइड को क्या लिखना है बताओ? डेबिट। ठीक है, और राइट साइड को क्रेडिट। तो ये याद है या भूल गए? फिर उसके बाद क्या करना है? 3 कॉलम्स बनाने हैं दोनों डब्बों में। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, और तीसरा कॉलम बताओ रुपी। बाकी एक जेएफ का कॉलम जो है वो बेकार है, वो छोड़ दो चाहे। ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर रुपी। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ। फिर जब ये अकाउंट क्लोज होता है, जहाँ पे नीचे क्लोज होता है, तो वहाँ पर ऐसे डबल अंडरलाइन बना लो टोटलिंग के लिए। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा नज़र आना चाहिए।
तो ये एक स्टैंडर्ड टी शेप अकाउंट बन गया। ठीक है, तो बोलो यस या नो। चलो, अब जो होशियार बच्चा है सिर्फ वही बताएगा, जो होशियार नहीं है वो सुने। अब कैपिटल अकाउंट का क्या रूल होता है, इसमें रिकॉर्ड कैसे करते हैं? वेरी गुड। तो बाकी बच्चे भी अपने समझने के लिए याद रखना, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और कैपिटल अगर कम होती है, डिक्रीज होती है, तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ये रूल होता है। ओके भाइयों बहनों, चलो। तो अब सबसे पहले लिखा है 1 अप्रैल स्टार्टेड बिजनेस विद 45,000 रुपीज़। तो कहाँ लिखेंगे? सही। तो क्रेडिट साइड में आप डेट में लिखोगे 1 अप्रैल, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट 45,000। तो क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट बताओ, विड्रू फ्रॉम बिजनेस में 10 को लिखा है विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड। डेट लिख लो 10 में, और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, पर्सनल यूज को बोलते हैं ड्राइंग्स, 10,000। उसके बाद नेक्स्ट 15 जुलाई फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 55,000। तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड, क्योंकि कैपिटल बढ़ गई। और पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे? हाँ, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि पैसे आ गए, पैसे मतलब कैश, 55,000। उसके बाद नेक्स्ट इनकम टैक्स पेड 30 नवंबर 5,000 रुपये। तो किस साइड लिखेंगे? श्योर? ठीक है, तो डेबिट साइड में लिख लो 30 नवंबर, और पर्टिकुलर में क्या लिखोगे? बताओ। आपको पता है 100 में से 93 बच्चे गलत लिखते हैं। बच्चा कह रहा मैं तो उन 7 में से हूँ। तो बताओ, अगर आप उन 7 में से हो तो आप बताओ इनकम टैक्स पेड के लिए क्या लिखना है? तुम तो 93 में हो। तो इनकम टैक्स पेड याद रखना है आपको, येलो हाईलाइट कर देता हूँ। इनकम टैक्स पेड भी ड्राइंग्स ही होता है, ये याद रख। नहीं, यही तो, इनकम टैक्स हमेशा जो होता है वो प्रोप्राइटर का पर्सनल टैक्स होता है, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है वो एक इंसान पर लगता है हमेशा, वो किसी बिजनेस पर नहीं लगता। बिजनेस पर जो टैक्स लगता है उसको वैसे बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स। तो आप तो रट लो, इतनी गहरी बात तो याद नहीं रहेंगी। तो आपको बस ये याद रखना है कि इनकम टैक्स पेड क्या होता है? ड्राइंग्स होता है। ठीक है, चलो ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है 31 मार्च को दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000। तो प्रॉफिट से बताओ कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? सही। तो किस साइड लिखेंगे? क्रेडिट। तो लिख लो 31 मार्च, पर्टिकुलर बताओ। प्रॉफिट नहीं, कैश नहीं। वेरी गुड। बाय P&L अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस तो हम P&L अकाउंट में लिखते हैं ना। 30,000। चलो अब टोटल करो,
कितना आ रहा है 130। 130। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो क्रेडिट साइड का आ रहा है 130। अब उसमें से डेबिट साइड वाला 10 और 5 माइनस कर दो, कितना बच गया? 1,15,000 बच गया। तो इसको क्या लिखते हैं इंग्लिश, और 31 मार्च की डेट लिख लेते हैं। इसको लिखते हैं टू बैलेंस CD। CD मतलब होता है कैरिड डाउन। तो अब आप ये टी शेप अकाउंट देखोगे, कोई टेंशन इसमें, समझ गए टी शेप अकाउंट, ठीक है ना। तो एग्जाम में कोई भी टी शेप अकाउंट बनाने को आ सकता है। इस चैप्टर में छोटे छोटे टी शेप अकाउंट पूछ लेता है कभी कभी। चलो अब 23 क्वेश्चन आप लिख लो, इम्पॉर्टेंट तो है ही एग्ज़ाम के लिए, बट ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया है। चलो तो इसमें आप शुरू करने से पहले 1 से लेके 12 तक नंबरिंग कर लो, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते 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 12 तक नंबर डाल लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें टोटल 12 पॉइंट्स हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज ऑन द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर ऑफ द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। तो एक तो आपको ये बताना है कि कौन सी साइड पर आप इंक्रीज रिकॉर्ड करोगे, और फिर उनका मॉडर्न क्लासिफिकेशन का नेचर भी बताना है। तो सबसे पहले बिल्डिंग के बारे में बताना है कि कौन सी साइड पर इसका इंक्रीज रिकॉर्ड करोगे। वेरी गुड, क्योंकि बिल्डिंग एक एसेट होता है, और एसेट अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट साइड में। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसका वो बताओ नेचर, एसेट। तो बस आप आंसर ऐसे ही नोट कर लेना, 1 के आगे डेबिट और एसेट, बस आप इतना आंसर नोट कर लेना। 1 के आगे लिख लो डेबिट कॉमा एसेट, या डेबिट डैश एसेट। चलो ऐसे ही अगले बताने हैं, बस सारे बताते रहो। क्रेडिटर, वेरी गुड, क्रेडिट लायबिलिटी। फिर अभिषेक प्रोप्राइटर, वेरी गुड, क्रेडिट कैपिटल। फिर परचेज अकाउंट, वेरी गुड, डेबिट और एक्सपेंस। अच्छा बाकी बच्चों को भी बता देते हैं जिनको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो। बहुत ही सिंपल होता है प्यारे बच्चों, जो भी एसेट या एक्सपेंस होंगे वो क्या होंगे, डेबिट, और जो भी कैपिटल या लायबिलिटी या रेवेन्यू होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट। ठीक है, तो ये याद रखना है, वेरी इजी। तो कैरेज इनवर्ड, ये भी डेबिट, एक्सपेंस। उसके बाद कैश अकाउंट, डेबिट एसेट, वेरी गुड। उसके बाद नंबर 7 रेंट रिसीव्ड, क्रेडिट रेवेन्यू, वेरी गुड। उसके बाद इंटरेस्ट पेबल, वेरी गुड। तो क्या आंसर बन गया, क्रेडिट लायबिलिटी। बिल्स पेबल, वेरी गुड, क्रेडिट लायबिलिटी। उसके बाद डेटर्स, वेरी गुड, डेबिट और एसेट है। फिर एक्रूड कमीशन, क्रेडिट रेवेन्यू। एक्रूड कमीशन क्या होता है बताओ, हाँ एसेट होता है ये, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आपको कमीशन मिलना चाहिए पर अभी तक मिला नहीं। इंटरेस्ट अर्न्ड, वेरी गुड। तो कैसे सोचा, क्योंकि
इंटरेस्ट नहीं, इसमें अर्नड वर्ड का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ये एक तरह से एक्रू हुआ है, मतलब आपने कमा लिया, अर्न कर लिया, लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये भी एक तरह से एक्रूड इंटरेस्ट ही होता है। तो इंटरेस्ट अर्न का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्रूड। चलो, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत तो नहीं लगी? क्लियर हो गए सारे 12 पॉइंट्स? चलो, अब आपका फेवरेट क्वेश्चन जो सबसे आसान है आज की कक्षा का, इसमें बस आपको कंप्लीट करने एक एक फिलिंग द ब्लैंक। चलो, तो बस आप नंबर डाल देना, ठीक है? आप ट्रांजैक्शन की इंग्लिश मत लिखना, आप बस ऐसे नंबर डाल दो। नंबर 1, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो अब एसेट के नीचे तो 50 लिख लिया, दूसरी जगह कहाँ लिखोगे? सही, तो लाइबिलिटी के नीचे 0 लिख लेता हूँ, कैपिटल में 50। तो बस आप शॉर्ट में ऐसे ही आंसर नोट कर लो, ठीक है? आप बस शॉर्ट में वैल्यू नोट कर लेना कि किसके नीचे वैल्यू लिख रहे हैं, वो मत लिखना, ट्रांजैक्शन की इंग्लिश मत लिखना। फिर नंबर 2, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 4,000। बताओ आप। वेरी गुड। तो एसेट और लाइबिलिटी, कैपिटल में कुछ नहीं। तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई? 54 इज इक्वल टू 4 + 50। उसके बाद नंबर 3, परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000। और कैपिटल भी 0 और लाइबिलिटी भी 0। तो बताओ भाई, होशियार लड़कियों ने तो आज कुछ बोला ही नहीं। बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश, स्टॉक में प्लस करोगे और कैश में ही माइनस करोगे, तो एक तरह से एसेट के अंदर ही प्लस भी हो गया, एसेट के अंदर ही माइनस ही भी हो गया, तो 0 आ गया। ठीक है, तो वो उन 7 बच्चों में है, वो तुम 93 में हो, तो ये ध्यान रखना। अब न्यू इक्वेशन 54 इज इक्वल टू 4 + 50। चलो, उसके बाद नंबर 4, परचेज फर्नीचर फॉर 500। अब तुम भी आ गए उसमें, तो बताओ, परचेज फर्नीचर फॉर 500 में भी 0 क्यों? क्योंकि 500 फर्नीचर में प्लस होगा, कैश में से माइनस होगा, तो एसेट के अंदर ही प्लस माइनस हो गए। तो न्यू इक्वेशन 54 इज इक्वल टू 4 + 50 भी सेम ही चल रही है, देखो अभी तक न्यू इक्वेशन। फिर पेड रेंट 200, एसेट में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। ठीक है, ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, अभी आगे के क्वेश्चन में आएगा, आपको करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस जो होता है वो कैश में से भी माइनस होता है और कैपिटल में से भी माइनस होता है। ठीक है, तो बताओ न्यू इक्वेशन क्या बन गई? ठीक है, उसके बाद 6th, विड्रू फॉर पर्सनल यूज 700 रुपये। कहाँ में? तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें उनसे क्या, हमें तो सही करना है। तो क्लियर हो गया जी ड्राइंग्स का, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो अब न्यू इक्वेशन बताओ। 53,100 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 49,100। तो यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? बता देना, देखो जैसी ही टेंशन हो मुझे बताना। नंबर 7, रिसीव्ड इंटरेस्ट 100। बताओ। ठीक है, तो एसेट प्लस हो गया और कैपिटल प्लस हो गई।
तो न्यू इक्वेशन 53,200 इज इक्वल टू 4000 प्लस 49,200। ठीक है। अब 8th बताओ, सबसे मज़ेदार, सोच समझ के। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 700 कॉस्टिंग 500। हाँ -500 होगा एक्चुअली। -500 एसेट में से, और एसेट्स में इन्होंने एसेट्स के अंदर वो नहीं दे रखे ना, तो आप हेडिंग नहीं बना सकते अलग अलग। जो करना है, जो खिचड़ी पकानी है एसेट्स के अंदर ही पकानी है, अलग अलग नहीं। सर एसेट तो फिर 0 लग जाएगा क्यों? क्योंकि डेटर्स आ गए ना उसमें और शॉर्ट कम हो गए। लेकिन देखो डेटर्स कितने से प्लस होंगे? 700 से। और गुड्स बेचा आपने, स्टॉक कितने से माइनस होगा? 200 प्लस 500 से। चलो, तो वीर तो बाहर जाने की तैयारी में। उठो वीर भाई, वो तो पूछेगा। ये तो सबसे बड़ा पाप है ये पूछना टीचर से कि कितनी देर की क्लास बची। ये तो वही बात हो गई, पुजारी से पूछ रहे हो कि भैया कि कितनी देर का भजन और बचा है। चलो, तो ये तो पुजारी की तौहीन होनी है भाई। घर में पुजारी जी आए हैं पूजा करने, तो आप उनसे थोड़ी ना पूछोगे कि कितनी देर की पूजा और बची। वो तो जब तक चलेगी चलेगी। आपको तो श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़ के बैठना है। बाकी बैठा नहीं जा रहा, दिक्कत हो रही है, तो आंखें मीच के बैठना है ना। लेकिन ये थोड़ी ना पुजारी की तौहीन करोगे। तो पढ़ो चुपचाप, बताओ फिर क्या लिखना है? +200 ठीक है। और लाइबिलिटी में तो कुछ नहीं, और कैपिटल में 200। तो न्यू इक्वेशन क्या आ गई? 53,400 इज इक्वल टू 4000 प्लस कितना आ गया? 49,400, यही आ रहा है। ठीक है। चलो, उसके बाद 9th बताओ। पेड टू क्रेडिटर 400, एसेट में से 400 माइनस और लाइबिलिटी में से भी 400 माइनस। ठीक है। तो न्यू इक्वेशन बताओ क्या बच गई? 53,400 इज इक्वल टू 3600 प्लस 49,400। उसके बाद लास्ट, पेड फॉर सैलरीज, एसेट में माइनस और कैपिटल में भी माइनस। तो क्या बन गई लास्ट इक्वेशन? 3600 और ये 49,200। अब देखो मैच हो रही है। चलो, तो अभी 20 मिनट की क्लास कम से कम और बची है। ठीक है वीर बाबू? तो अभी दिक्कत हो रही हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो आंख मीच के बैठ जाओ। तुम्हें तो आज थोड़ी ना जाना है। नहीं नहीं, मम्मी ने मैसेज करा था, उससे पूछो, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाओ। चलो, क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप अपना रजिस्टर ऐसे हॉरिजॉन्टल कर लेना। हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लैंडस्केप कर लेना, क्योंकि अब इसमें हमको अकाउंटिंग इक्वेशन खुद बनानी है। और ऑल्सो प्रिपेयर लिखा है बैलेंस शीट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स हैं। चलो, तो ये पहले आपको दिया जाए करने को, ये तो आपको ही दिया जाएगा, है ना? क्योंकि आपने अभी तक पिछले क्वेश्चनों में बहुत मज़े लिए हैं मेरे साथ चेप चेप के। तो इसमें टोटल 8 पॉइंट्स हैं। 8 पॉइंट्स की अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और जल्दी करना है क्वेश्चन, क्योंकि हमको टाइम के हिसाब से करना है। तो 8 ट्रांजैक्शंस को सॉल्व करने में आपको कितनी देर लगेगी बताओ? 5 मिनट। 5 मिनट में तो तुमसे 2 ना सॉल्व हो। और बाकी इसमें वैसे लिखा है प्रिपेयर बैलेंस शीट, वो मत बनाना, वो होमवर्क में। तो बस आप खाली अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। 8 ट्रांजैक्शन है,
तो मैं बस 10 मिनट्स दे रहा हूँ घड़ी में देखकर आपको, और नहीं 10 तो सॉरी ज़्यादा है, 8 मिनट्स, 1 मिनट में एक हो जाएगी ना, 8 मिनट में, ठीक है। तो फास्ट करना है लेकिन जल्दी। चलो तो पहले हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको सुंदर प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश में बताओ क्या क्या करना है। सही, कैश में प्लस करना है और कैपिटल में प्लस करना है। परचेज्ड टाइपराइटर फॉर कैश 8000 फॉर ऑफिस यूज़, मतलब कैश में माइनस करना है और एसेट के अंदर टाइपराइटर की कॉलम बनाकर प्लस करना है। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फॉर कैश, स्टॉक में प्लस करना है और कैश में माइनस करना है। परचेज गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट, स्टॉक में प्लस करना है और लाइबिलिटीज़ के अंदर, क्रेडिटर के अंदर भी प्लस करना है। गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट, स्टॉक में से 60 माइनस, डेटर के अंदर 80 प्लस, और जो 20,000 का प्रॉफिट हुआ वो कैपिटल के अंदर प्लस। तो पहले इन 5 ट्रीटमेंट में किसी को तकलीफ तो नहीं, पूछ लेना जो भी तकलीफ लग रही हो। पेड फॉर रेंट 1500 एंड फॉर सैलरी 2000, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस, एक्सपेंस है ना दोनों, तो आप सीधा 3500 को कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। फिर रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। और विड्रू फॉर प्राइवेट यूज़, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। तो पहले ट्रीटमेंट में बताओ किसी को डाउट। चलो मैं सुंदर प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम की दिखाता हूँ कि कैसे करनी है। चलो तो यहाँ से एक बार सुंदर प्रेजेंटेशन चेक करो एग्ज़ाम की। ऑरेंज कलर में एसेट्स हैं, पिंक नहीं ब्लू कलर में लाइबिलिटीज़ हैं और ग्रीन कलर में कैपिटल है। ऐसी हेडिंग डली हुई होंगी। सबसे पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिखनी है आपको, कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन लिखनी है आपको, कैश में माइनस और टाइपराइटर में माइनस प्लस। तो फिर यहाँ पर न्यू इक्वेशन आपको येलो कलर में दिखेगी, ठीक है। तो हर बार आपको न्यू इक्वेशन बनानी है। उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश में माइनस और स्टॉक में प्लस, फिर न्यू इक्वेशन आएगी। फिर फोर्थ का स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर में प्लस, फिर न्यू इक्वेशन आएगी। आप अपनी न्यू इक्वेशन चेक कर सकते हो जिन्होंने सॉल्व करा। उसके बाद फिफ्थ स्टॉक में -60, डेटर में +80 और कैपिटल में +20, तो फिर न्यू इक्वेशन आएगी। उसके बाद सिक्स्थ कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस, फिर न्यू इक्वेशन आएगी। फिर सेवन्थ में कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस, फिर न्यू इक्वेशन आएगी। और लास्ट कैश में माइनस और कैपिटल में माइनस। फाइनल इक्वेशन चेक कर लो कि क्या आपकी और मेरी सेम है, सही है, ये वाली लास्ट वाली। हाँ सर सेम, जीत गए वैसे। तो फाइनल इक्वेशन चेक कर लो, ठीक है। फाइनल इक्वेशन में यही आना चाहिए। ये सारे एसेट्स हैं 4 और उसके बाद ये है लाइबिलिटी 40 और कैपिटल चेक करो 132 300, ठीक है। और बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट के अंदर बस आपको इन्हीं को प्रेजेंट करना होता है। लाइबिलिटी को लाइबिलिटी में लिख लिया, कैपिटल को कैपिटल में दिखा दिया और जितने चारों एसेट्स हैं उनको एसेट्स में लिखा दिया। तो क्लियर हुआ, समझ आया? चलो तो बढ़ें, आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन में कोई डाउट, दिक्कत? चलो अब एक क्वेश्चन करना है, वो लास्ट क्वेश्चन है, वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रूल्स का। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है ये वाला कई बार, ठीक है। और ये एक ही क्वेश्चन है, बुक में भी हमने सॉल्व करा था जब करा था चैप्टर। इसमें लिखा है एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, कॉमा, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट एंड स्टेट
विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो अगर क्वेश्चन दोबारा ध्यान से पढ़ो तो इसमें 4 बातें पूछ रहा है। कह रहा है ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना है, अकाउंट्स के नेचर बताने हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो बताना है। तो जर्नल एंट्री नहीं करनी, वही तो सिखाना है कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखो सॉल्यूशन, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन तो 100 में से 99 बच्चे गलत करते हैं, सिर्फ एक बच्चा सही करता है जिसका नाम है पराग गुप्ता। चलो तो अब सीखो इसका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। इसमें पहला कॉलम जो होता है वो वैसे तो होता है ट्रांजैक्शन का, लेकिन क्योंकि अभी आपका भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का और मेरा भी मन नहीं कर रहा लिखने का, तो हम ट्रांजैक्शन के नीचे बस ऐसे नंबर लिख लेते हैं, है ना। वैसे तो एक्चुअल में जो इंग्लिश लिखी होती है वो लिखते हैं, लेकिन क्योंकि अभी आप भी पढ़ने के मन में नहीं हो, मैं भी लिखने के मन में नहीं हूँ, तो नंबर लिख लेते हैं। अब आगे के 5 कॉलम्स इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लो क्या बनाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कॉलम को बोलते हैं अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है, येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड। दूसरे में लिखते हैं नेचर ऑफ अकाउंट, यानी कि उस अकाउंट का नेचर क्या है, ठीक है, उस अकाउंट का नेचर क्या है। तीसरे में लिखते हैं हाउ अफेक्टेड, कि कैसे अफेक्ट होगा, हाउ अफेक्टेड। और बस आखिरी 2 कॉलम तो अपने वही स्टैंडर्ड, बताओ क्या, डेबिट क्रेडिट, डेबिट रुपी क्रेडिट रुपी, तो वो तो सिंपल। तो ट्रांजैक्शन में इंग्लिश लिखनी है या खाली नंबर लिखना है, नंबर, ठीक है, तो आप खाली नंबर लिख लो। मैं एक बार समझाने के लिए, ड्रामा करने के लिए एक बार लिख लेता हूँ। पहली ट्रांजैक्शन थी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ठीक है। तो जो जो बच्चे आलसी हैं वो ना लिखो, वो खाली नंबर लिख लो। चलो अब सोचेंगे, तो जो 7 बच्चे हैं वो वाले वो सोचेंगे और बाकी 93 देखेंगे। चलो तो बोलो भाई, 7 बच्चों में से कोई बोलो अकाउंट्स इन्वॉल्व। आपको 2 अकाउंट के नाम बताने जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हैं। वेरी गुड। तो एक लिखो कैश और उसके नीचे लिखो कैपिटल। वेरी गुड। तो इन्होंने बिल्कुल सही बताया, इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, एक है कैश एक है कैपिटल। हर ट्रांजैक्शन में हमेशा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, हमेशा, ठीक है। अब नेचर बताइए नंबर 2। वेरी गुड। कैश का नेचर है एसेट और कैपिटल का नेचर तो है कैपिटल। फिर हाउ इफेक्टेड में आपको ये बताना है कि कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है। तो पहले कैश का लिखवा देता हूँ। तो कैश के आगे आपको लिखना है इंक्रीज। फिर कैपिटल का बताना है कैपिटल बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है, तो उसमें भी आपको लिखना है इंक्रीज। फिर लास्ट बता दो फाइनल, डेबिट किस अकाउंट को करना है। तो डेबिट कैश के आगे लिख लेना। और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है, कैपिटल। तो क्रेडिट में कैपिटल के आगे लिख लेना 1 लाख। तो क्लियर हो गया डेमो, समझ आया। चलो ऐसी सेकंड ट्रांजैक्शन है, बस फिर आपको दूंगा, एक और करवा देता हूँ डेमो। सेकंड में लिखा था डिपॉजिट कैश 50,000 इनटू बैंक।
50,000 कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करा। तो जो 7 बच्चे हैं वो बोलेंगे, बाकी 93 सुने। तो अकाउंट्स इन्वॉल्व बताओ 2 कौन कौन से हैं? वेरी गुड। तो एक तो बैंक लिख लेता हूँ, ये इन्वॉल्व है अकाउंट, और एक कैश इन्वॉल्व है अकाउंट। ठीक है, तो सबको समझ आ रहा है ना कैसे करना है? अगले पॉइंट्स आपको करने तो कर लोगे ना अपने आप। फिर नेचर ऑफ अकाउंट बताओ दोनों का। वेरी गुड। तो ये बैंक भी एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है। फिर बैंक में आपने पैसे जमा करे, डिपॉजिट करे, तो बैंक क्या हो रहा है? इंक्रीज। और कैश डिक्रीज। वेरी गुड। तो अब डेबिट किसको करोगे? बैंक को। और क्रेडिट किसको करोगे? कैश को। ठीक है, तो समझ आया? चलो, है ना? तो आप टेबल आप आगे कंटिन्यू करते रहो, है ना? तो 2 पॉइंट्स हमने कर लिए बस। तो इसी तरह इंग्लिश मत लिखना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस मतलब नंबर लिखकर आगे आपको वो फिल करने। तो उसके लिए आपको 5 मिनट्स मिल जाएंगे। इंग्लिश नहीं लिखनी, ठीक है? इंग्लिश स्किप कर देना। तो इंग्लिश लिखकर टाइम वेस्ट मत करना, बस ट्रांजैक्शंस हैं। इसी तरह से अकाउंट्स इन्वॉल्व देखना है, फिर नेचर लिखना है, फिर हाउ इफेक्टेड लिखना है, और डेबिट क्रेडिट। चलो यश, तुम तो तेज़ कर लेते हो ना क्वेश्चन, तब तक तुम एक लास्ट 27 MCQ है, उसका आंसर बताओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन लॉस इन करेक्ट मैनर? लॉस को किसने सही मैनर में डिफाइन करा है? मतलब लॉस की सही डेफिनेशन पूछ रहा है, क्या है? रिजल्ट ऑफ द बिजनेस फॉर ए पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंस एक्सीड टोटल रेवेन्यू। और सेकंड लिखा है लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट अगेंस्ट विच द फर्म रिसीव्स नो बेनिफिट। और सेकंड वाला नहीं, लॉस को सही डिफाइन कर रहा, वो भी कर रहा है। तो दोनों ही लॉस को सही डिफाइन कर रहे हैं। चलो, तो वो गलती से एक MCQ नीचे आ गया था, है ना? तो इसीलिए कर लिया। चलो, तो सारे क्वेश्चन यही थे। अब करो कंप्लीट ये वाला। 4 मिनट हैं, फिर देखेंगे कि क्या है। चलो, तो 1 और 2 तो मैंने करवा दिया था। थर्ड था विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? ड्राइंग्स और कैश। बाकी नेचर क्या है? ड्राइंग्स का नेचर है कैपिटल और कैश का नेचर है एसेट। बस, बाकी दोनों ही क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। कैश भी कम हो रहा है और कैपिटल भी कम हो रही है। तो सही था थर्ड वाला। उसके बाद फोर्थ है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो ये वैसे सेकंड का बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें भी 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? कैश और बैंक, दोनों ही एसेट होते हैं। और कैश इस बार इंक्रीज हो जाएगा और बैंक इस बार डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला तो सेकंड का उल्टा ही हो गया। उसके बाद फिफ्थ, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेटर समीर 5000। ये आपने गलत करा होगा, देखो जीत भाई सही रखा है, कैश इन हैंड। वेरी गुड। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व समीर। तो जब हमें समीर से चेक मिलेगा तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक होगा चेक इन हैंड और एक होगा समीर। चेक इन हैंड का नेचर है एसेट
और समीर का भी नेचर है एसेट। चेक इन हैंड इंक्रीज होगा और समीर डिक्रीज होगा। फिर 6th ट्रांजैक्शन में लिखा था कि हमने इस चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक में। हाँ, तो जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं अगले दिन, तो फिर एक बैंक इन्वॉल्व होगा और एक चेक इन हैंड। बैंक भी एसेट होता है और चेक इन हैंड भी एसेट होता है। बैंक इंक्रीज हो जाएगा और चेक इन हैंड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सही था। उसके बाद 7th बताओ, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे? क्रेडिटर और बैंक। तो क्रेडिटर है लाइबिलिटी और बैंक है एसेट। लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो गई और बैंक भी डिक्रीज हो गया। और उसके बाद नंबर 8 था, और नंबर 8 था पेड सैलरी टू स्टाफ। इसमें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे? सैलरी और कैश। सैलरी है एक्सपेंस और कैश है एसेट। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और कैश कम हो गया। फिर पेड रेंट बाय चेक। इसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए? रेंट और बैंक। रेंट है एक्सपेंस और बैंक है एसेट। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और एसेट डिक्रीज हो गया। फिर पेड इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएंगे? इंटरेस्ट और कैश। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया और कैश एसेट हो गया। एक्सपेंस इंक्रीज हो गया और एसेट डिक्रीज हो गया। तो देख लो आप कि आप संतुष्ट हो या अजीब सा लग रहा है? संतुष्ट? चलो, तो सारे क्वेश्चन देखो कंप्लीट हो गए। नो मोर क्वेश्चंस लेफ्ट। बस इसको रिवाइज कर लेना एक बार अच्छे से, ताकि पूरा मामला फिनिश हो जाए। चलो, डन।